मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 11th की हिस्ट्री बुक का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। अब यायावर साम्राज्य जो है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेसन है यहाँ पर, और इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यायावर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो यायावर जो साम्राज्य के लोग थे इनको यायावर बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये क्या होते थे, घुमक्कड़ होते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, यानी कि खाना बदोश। ठीक है, जहां खाने की तलाश होगी, जहां खाना मिलेगा वहीं पर ही निवास करने लग जाते थे। ठीक है, मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, तो उसका आंसर मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभाव पद्धतियों का सूत्रपात किया था। तो यायावर साम्राज्य हम यहाँ पर बात करेंगे। यायावर वर्ड जो है वो किसके लिए, यायावर साम्राज्य के जो लोग थे वो मूलतः क्या थे, घुमक्कड़ थे, यानी कि वो खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। अब प्रश्न आता है कि यायावर समाज के जितने भी ऐतिहासिक स्रोत हैं वो बताइए आप। तो अगर हम बात करें कि किसी भी ऐतिहासिक स्रोत की, तो इसके जो इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, यानी कि पूरे वर्ष में जो भी पूरे वर्ष की जो वो पूरी रही होगी जानकारी, वो सब यात्रा वृत्तांत जहां पर भी ये घूमे हैं वो सब, और कुछ निर्णायक स्रोत जैसे कि चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा के अंदर भी हमें मिले हैं। इसी से हमें पता चला कि यायावर समाज जो है मौजूद था। हम चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी, इतालवी, लैटिन, फ्रेंच और रूसी स्रोतों से पारगमन मंगोल साम्राज्य के विस्तार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि पारगमन मंगोल साम्राज्य जो बना है इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वो कहाँ से मिली है हमें, वो चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी, इतालवी, लैटिन, फ्रेंच और रूसी स्रोतों से। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की विशेषता बताइए। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, क्या इसका मतलब मेन कॉन्सेप्ट था, क्या इसकी विशेषता थी। तो सबसे पहले तो ये है कि जो पार महाद्वीपीय साम्राज्य है इसकी उसकी स्थापना है वो किसके नेतृत्व में हुई है, चंगेज खान के। ठीक है, ये प्रश्न जो मैं भी आपको ऊपर बोल रहा था ये नीचे बताऊंगा, ये वही है कि पार महाद्वीपीय साम्राज्य के संस्थापक जो है या फिर स्थापना जो है वो किसके नेतृत्व में की गई है, चंगेज खान के। अब उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया एक महाद्वीप तक फैला हुआ था, विस्तृत था। विस्तृत का मतलब होता है फैला होना, ठीक है ना, बड़ा होना, है ना। अब एक और चीज थी कि भैया जो कृषि पर आधारित चीन की जो सामरिक निर्माण व्यवस्था थी ना, उसको अगर हम देखें तो उसकी तुलना में मंगोलियों के यायावर लोग जो थे ना वो कैसे थे, बिल्कुल दीनहीन और जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आकर्षक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। जो जटिल जीवन है इससे अलग रहकर वो अपना जीवन बिता रहे थे, और इसमें वो क्या करते थे, सिर्फ खेती बाड़ी पर जो है इनका निर्भर नहीं था, बल्कि आखेटक यानी कि शिकार वगैरह करते थे। ठीक है, और मध्य एशिया के यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिस पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव ना पड़ा हो। उनके ऊपर भी ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा था। अब इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा। एक और पॉइंट कि सिर्फ अपने तक ही नहीं सीमित हुए, बल्कि विश्व के अनेकों देशों से इन्होंने अपना संपर्क जोड़े रखा और उनके ऊपर अपना प्रभाव भी जोड़ा और बहुत कुछ सीखा। ठीक है, और ये सब उनके लिए एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अब इसके अंदर भैया आपका एक वर्ड आता है बर्बर। बर्बर का मतलब क्या है? बर्बर जो है वो एक यूनानी शब्द है। ठीक है, एक शब्द जो है यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है बारबरोस। इस शब्द से इसका उत्पन्न हुआ है जिसका मतलब होता है गैर यूनानी। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना गैर, गैर मतलब समझ लो आपके वो इससे हटके है, यानी कि वो है ही नहीं इसका, है ना। जैसे मैंने आपने बोला इंडियन, तो गैर इंडियन हो गया, कोई दूसरा है। तो ऐसे यूनानी, और जो यूनान का नहीं है या फिर यूनान से संबंधित नहीं है वो गैर यूनानी हो गया। तो उनके लिए शब्द यूज किया गया था बर्बर। अब बात आती है भैया कि जो मंगोल के जो लोग थे उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, सोशल सिचुएशंस उनकी किस तरीके की रही थी। तो सबसे पहला तो पॉइंट भैया यहाँ पर ये है कि जो मंगोल समाज के लोग थे वो पशुपालन और शिकारी संग्राहक थे। पशु पालते थे और शिकार किया करते थे। और पशुपालक समाज के अंदर उन्होंने बताया है कि यहाँ पर वो घोड़े, भेड़, ऊंट, है ना, बकरियां, इन सबको पाला करते थे। और वो मध्य एशिया की घास के मैदान में रहते थे जहां पर छोटे छोटे शिकार उनको मिल जाते थे। शिकारी संग्राहक साइबेरियन वनों में रहते थे और पशुपालनों की तुलना में गरीब होते थे। जो पशु पालते हैं उनकी तुलना में ये गरीब होते थे। क्यों होते थे गरीब? क्योंकि पशु पालने वाले, कृषि में क्या होगा, खेती आज करेंगे उसका फल मिलेगा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। पर पशुपालनों में क्या है कि डेली जो है वो दूध का यूज कर सकते हैं
और उनको मारकर उनका मांस, ये सब चीजें जो है वो कर सकते हैं, इसलिए वो पशुपालनों की तुलना में गरीब माने जाते थे। चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना बहुत ज्यादा संभव था, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। कृषि करना संभव था पर फिर भी उन्होंने कृषि को नहीं अपनाया, और वो अपनी आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवार और कुलों के परिसंग में रहते थे, यानी कि एक साथ झुंड में रहते थे। और ज्यादातर जो लोग क्या करते थे, पशुधन के लिए लूटमार कर लेते थे, और जो चारागाह होता था उनके लिए लड़ाइयां भी करते थे। तो ये इनकी सामाजिक स्थिति थी। उसके बाद में आता है आपका मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की विशेषता। अब इनके सैनिक प्रबंधनों की विशेषता की बात करें तो मंगोल सैनिकों में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, वयस्क और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता होता था। स्वस्थ यानी कि हेल्थ से बिल्कुल ओके हो, वयस्क यानी कि अडल्ट हो, हथियारबंद यानी कि उसको जो है हथियारों को चलाना वगैरह आता हो, उसके पास हथियार हो। सेना में अलग अलग जातियों से संगठित सदस्य भी थे, और उनकी सेना तुर्की मूल के और कैराइट के भी लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। आगे बताया जाता है कि जो उनकी सेना थी स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई। स्टेपी क्षेत्र मैंने आपको बताया था ना, बड़े बड़े घास के मैदान, उनको स्टेपी कहा जाता था। और मंगोलीय जनजातीय समूह को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों को अलग अलग कर दिया गया, नई नई सैनिक इकाइयां बना दी गई। और सबसे बड़ी जो सैनिक इकाई बनी थी इनकी, वो कितनी की थी, 10,000 सैनिक उसके अंदर मौजूद थे। अब उसके बाद में एक प्रश्न आता है आपका, भैया बुखारा पर कब्जा। अभी जो बुखारा है, तो मंगोलों ने बुखारा की विजय का वृतांत एक फारसी इतिवृत्त जुवेनी ने 1220 ईस्वी में दिया है। अगर पूछा जाता है कि बुखारा की विजय की जानकारी जो है वो कौन से उसमें मिलती है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है फारसी इतिवृत्त थे जुवेनी, उन्होंने बताया था 1220 ईस्वी में। नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान गया और वहां पर उसने धनी व्यापारी एक इकट्ठे किए और उन्हें संबोधित करके ये बोला कि भैया तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए, और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो मैं इसके लिए कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप ना किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास ना भेजा होता। यानी कि उसने अटैक किया तो उसने अपने आप को बताया कि भाई मैं ईश्वर का दंड हूं, अगर तुमने कोई पाप नहीं किए होते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता। ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है कि 13वीं शताब्दी में मंगोलों की शासन की विशेषताएं क्या थी। मंगोलों ने जो 13वीं शताब्दी के अंदर जो शासन किया है उसकी क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले कि भाई वो एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आया। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल जो है वो एक एकीकृत जनसमूह के रूप में सामने आया, और एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। उसके बाद बहुत ज्यादा जटिल शहरों समाजों पर शासन किया, और धीरे धीरे इतिहास, संस्कृति और नियम इसके अंदर कायम किए। मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्र पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वे अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक यानी कि संख्या में कम थे। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंगेज खान से संबंधित, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। भैया चंगेज खान यानी कि जो ये पहली किलकारी हुई चंगेज खान की, सबसे पहला जो जन्म हुआ है उए करके जो पैदा हुए होंगे, तो वो कब हुए थे, वो 1162 ईस्वी में। मंगोलिया प्रारंभिक नाम जिसको क्या बोला जाता है, तेमुजिन कहा जाता है। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति से सबसे प्रभावित व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है। और चंगेज खान समुद्री खान और सार्वभौमिक शासक की उपाधि धारण की, और मंगोलों का महानायक भी घोषित किया गया। कौन, चंगेज खान। तो पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना भी किसने की थी, चंगेज खान ने की। आगे चलते हैं, चंगेज खान और मंगोलों का विश्व का इतिहास में स्थान क्या है। तो मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। बहुत इजी पॉइंट है। उसने सारे मंगोलों को इकट्ठा किया, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, और एक साम्राज्य बनाया जिसका नाम था पार महाद्वीपीय साम्राज्य। अब व्यापार के रास्ते जितने भी थे उसमें बाजार को पुनर्स्थापित किया, और इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। और अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है, और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है भैया। अब अगर हम पूछ लें कि भैया इसकी उपलब्धियां बता दो, अब इसकी उपलब्धियां क्या थी, तो भैया सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इसके पास में कुशल घुड़सवार सेना थी, तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था, मौसम की जानकारी रहती थी, घेराबंदी की नीति थी, और नैफ्ता बमबारी की शुरुआत भी इन्होंने की थी, और हल्के चल उपकरणों का भी निर्माण इन्होंने किया था। तो ये इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
अब चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धि बताओ। तो मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ पे प्रशासन और हथियारबंद सैन्य दल वे रूप में भर्ती किया था। इसने जो सभी जातियां थी, सभी धर्म के लोग थे, सबको भर्ती किया। और इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। ठीक है, और इसलिए इसको संविधान का कोई डर था ही नहीं, क्योंकि भाई सबको लेकर चल रहा था। और साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए बहुत सारे समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया, यानी कि एक ग्रुप बनाया। ठीक है, चंगेज खान ने। अब मंगोल साम्राज्य अलग अलग वातावरण में परिवर्तित हो गया और मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बन गई। और लास्ट पॉइंट इसका यह है कि अलग अलग मत और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया गया इसके अंदर। और हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धार्मिक और आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे। वो भी अलग अलग धर्मों को मानते थे, जैसे कि शमन नाम का एक धर्म है, बौद्ध है, ईसाई है, और इस्लाम के मानने वाले भी थे। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये, अपने व्यक्तित्व मत कभी भी किसी पे नहीं थोपते थे। ठीक है, जबरदस्ती के आप इसको मानो, फॉलो करो एंड ऑल। मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां क्या थी? देखो, मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक रहा और उसकी उपलब्धियां बताई जाती है तो ये था कि भाई उसने मंगोलों को इकट्ठा किया एक जगह, और बहुत लंबे समय से चली आ रही जो कबीलाई लड़ाई थी और चीनियों के द्वारा शोषण था उससे मुक्ति दिलाई इसने। और उसने एक समृद्ध शासन बनाया था, और साम्राज्य बनाया था जिसका नाम क्या था? पार महाद्वीपीय साम्राज्य ये बनाया था। और व्यापार के रास्तों को पुनर्स्थापित किया। और अलग अलग पॉइंट इसके हैं जिसके बारे में हम देखकर बता सकते हैं कि हाँ भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट रही होंगी। चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य यानी कि उपागम, उपागम बोल दो या दृष्टिकोण बोल दो, परिप्रेक्ष्य बोल दो, सबका मतलब सेम होता है। और बल्कि ये हमारे विचार हम सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण को अन्य पूरी तरह से मिटा देता है। अब आता है पॉइंट भैया, तैमूर एवं चंगेज खान के वंश से संबंधित। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा आया, तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राजा की आकांक्षा रखता था और अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि चंगेज खान का वंशज नहीं था। तब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की और अपने चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में उसने प्रस्तुत किया कि मैं चंगेज खानी परिवार का क्या हूँ? दामाद। अब एक वर्ड आता भैया, यास। यास को अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में इसको ना यसाक लिखा जाता था। अब इसे चंगेज खान ने सन 1206 ईस्वी में कुरिलताई में लागू किया था और इसका अर्थ होता है विधि। विधि माने कोई कानून, है ना, कोई आदेश। ठीक है। अब इसके अंदर जो है अलग अलग चीज, जैसे आखेटक, सैन्य, डाक प्रणाली, इन सबका संगठन इसके अंदर मौजूद था। अब मंगोली शासन व्यवस्था में यास की भूमिका क्या थी? यास यानी कि जो विधि थी, जो कानून था, उसका आदेश था। तो यशाक वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने कब लागू किया था? 1206 में। और इसका अर्थ होता है किसी भी चीज की विधि, अज्ञाप्ति या फिर आदेश होना। ठीक है, तो ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया ऊपर। और उसके बाद में हमारा यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट आता है, उसके बाद में हमारा ये अध्याय खत्म हो जाएगा कि 13वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर में हुए युद्धों से हानि क्या हुई। तो भैया देखो, सारे नगर नष्ट हो गए, कृषि भूमि हानि हुई, व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया, और सब कुछ जो है दस्तकारी वस्तुएं थी वो अस्त व्यस्त हो गई, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और अधिक दास बना लिए गए। तो ये सारे पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। और लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें कि मंगोलों का पतन क्यों हुआ। तो उनकी संख्या बहुत कम थी, इस वजह से आपसी विरोध होने लगा, इस वजह से, और मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाना भी एक कारण था कि जिसकी वजह से मंगोल साम्राज्य का पतन हुआ। आप इसके मूल कारण बताते हैं कि भाई संख्या बहुत कम थी, और वही मतलब सेम वही पॉइंट है हमारा, मंगोल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, उसके क्या कारण थे। तो यही सारे कारण रहे हैं इसके। तो आई होप आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।